चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे ई स्पार्क्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं अभी ज्योग्राफी के बारे में, प्लस हिस्ट्री का जो क्लासेस है वो साइड बाय साइड चल रहे हैं। ठीक है, तो हमने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ लिया, हमने इंट्रोडक्शन ले लिया था सोलर सिस्टम का, स्टार्स का, ठीक है, और उसके फॉर्मेशन का। देन प्लैनेट्स के बारे में भी हम पढ़े, आउटर प्लैनेट, इनर प्लैनेट्स। तो नोट्स के लिए आप रिफर कर सकते हैं, वेबसाइट है अपना esparx.in, esparx.in। तो नोट्स वहां पे आपको मिल जाएगा वेबसाइट में, उससे आप रेफर करके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। ठीक है, चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है एस्टेरॉइड्स और प्लैनेटॉइड्स। तो क्या है ये एस्टेरॉइड्स और प्लैनेटॉइड्स? एस्टेरॉइड्स क्या है? छोटा छोटा प्लैनेट्स है। तो जनरली अगर आप समझ सकते हैं कि अगर हम लोग बिग बैंग थ्योरी पढ़े हैं, जहाँ पे हम जानते हैं कि एक छोटा सा कण से पूरा यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है, बस एक छोटा सा एटॉम से, ठीक है ना, एक यूनिवर्स पूरा बनता है। तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ प्लैनेट्स भी बनते हैं जो कि रॉक्स रहते हैं। रॉक से धीरे धीरे उसमें आपका गैसेस बनते हैं, गैसेस, एटमॉस्फेयर रहता है, जो एटमॉस्फेयर कूल डाउन हो करके वो बरसात होता है। देन उसमें जो भी आपका हाइड्रोकार्बन्स हैं, मीथेन, इथेन, ये सब जितने सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, वो सब असेंबल होकर के कहीं ना कहीं एल्गी, बैक्टीरिया, ये सब का जन्म होता है। उसके बाद देन धीरे धीरे उसको फॉर्मेशन होकर के ह्यूमंस, एनिमल्स, ट्रीज, ये सब चीज बनते हैं। देन एक क्या बनता है, एक बायोटिक सिस्टम बनता है। ठीक है, बायोटिक सिस्टम मतलब जान मीन्स जिसमें जान हो, ठीक है ना, उनको बायोटिक सिस्टम कह सकते हैं। तो इसी तरह से, बट क्या सब जितने भी पत्थर उत्थर थे, जितने पत्थर उत्थर थे, क्या सब मिलजुल के प्लैनेट्स बन गए? तो नहीं दोस्तों, कुछ कुछ ऐसे भी पत्थर थे जो कि प्लैनेट्स नहीं बन पाए। ठीक है ना, तो उनको कहा गया है एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स क्या है, देखिए पहले इसको देख लेते हैं। दे आर अ बेल्ट ऑफ डेब्रिस। ठीक है, ये डेब्रिस डेब्रिस मतलब छोटे छोटे पत्थरों का बेल्ट है, जो कि फेल हो जाता है असेंबल होने में प्लैनेट्स में। तो वो असेंबल होकर प्लैनेट्स नहीं बन पाते हैं। और क्या होता है, वो रिवॉल्व करते रहते हैं सन की चारों ओर। किस लिए? सन की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है ना, तो इसको एस्टेरॉयड बेल्ट कहा गया है। ये हमें कहाँ मिलता है? मार्स एंड जुपिटर के बीच में हमको ऑर्बिट्स में एस्टेरॉयड बेल्ट मिल जाते हैं। ठीक है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस, नेपच्यून। ठीक है, तो जो भी है, इसमें अगर आप देखें तो ये इनर प्लैनेट्स है, ये आउटर प्लैनेट्स है। तो इनर आउटर प्लैनेट्स के बीच में एक बेल्ट रहता है जिसको एस्टेरॉयड बेल्ट कहा गया है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ लिए हैं। तो अभी तक अगर देखिए तो 5000 एस्टेरॉइड्स अभी तक आइडेंटिफाई कर किया गया है। एस्टेरॉइड से कोई शेप नहीं है, वो स्फेरिकल हो सकता है, इलोंगेटेड हो सकता है, या फिर इरेगुलर शेप, कभी गोल हो सकता है, या फिर चेप्टा हो सकता है, या फिर बिना बिना कोई शेप का इस तरह का भी वो हो सकता है। कोई शेप नहीं है, बट सब कोई अपना एक्सिस में 5 से 20 घंटा के बीच में एक्सिस में रोटेट करते रहते हैं। कई एस्टेरॉइड्स के सैटेलाइट्स भी हैं। सैटेलाइट्स माने अर्थ का जैसे मून है, उसी प्रकार से कई सारे एस्टेरॉइड्स का भी सैटेलाइट है जो कि उसकी चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं। ट्रोजन एस्टेरॉइड्स क्या है? वो ट्रोजन एस्टेरॉइड्स आर फाउंड इन टू क्लाउड्स मूविंग इन द ऑर्बिट ऑफ जुपिटर, वन मूविंग अहेड ऑफ इट एंड द अदर मूविंग बिहाइंड ऑफ इट। ठीक है, तो ट्रोजन एस्टेरॉइड्स, अगर जुपिटर का आप प्लैनेट देखें, जुपिटर का आप ऑर्बिट देखें, तो उसमें ट्रोजन एस्टेरॉइड्स हैं जो कि आगे पीछे होकर के वो मूव करते रहते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो जनरली वो पूछेगा कि कौन सा एस्टेरॉइड्स है, तो ये ट्रोजन एस्टेरॉइड है। नेक्स्ट, साइंटिस्ट बिलीव दैट these asteroids occupy a place where a planet could have existed but was prevented from its formation by disruptive gravitational force। तो इसमें ये कहा गया है कि साइंटिस्ट के हिसाब से वो ये भरोसा रखते हैं कि एस्टेरॉइड्स जो है वो प्लैनेट बन सकते थे, बट कुछ कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स है, जैसे जुपिटर का, उसका बहुत ह्यूज ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो उसकी वजह से वो डिसरप्ट कर देता है फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स में। ठीक है, वो प्लैनेट्स बनने नहीं देता है, वो उसमें बाधा गिराता है। नेक्स्ट है, बाधा डालने के बाद क्या होता है कि वो आपका जो एस्टेरॉइड्स है वो फॉर्मेशन नहीं हो पाते हैं, वरना अगर टाइम दिया जाए उसको तो एस्टेरॉइड्स भी नियर नियर अबाउट में वो प्लैनेट बन सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट है मीटियोर्स एंड मीटियोराइड्स। मीटियोर्स और मीटियोराइड्स देखा जाए तो वो लोग शूटिंग स्टार्स हैं। मीटियोर्स क्या है? फ्रैगमेंट्स ऑफ रॉक्स हैं जो कि अर्थ के टुवर्ड्स आते हैं। ठीक है, तो क्यों क्यों ऐसे आते हैं? देखिए, ये अर्थ है अपना, ये अर्थ है, और यहाँ पे कुछ कुछ पत्थर जो है, ठीक है, वो अपना बेल्ट में घूम रहा है।
ये क्या है, ये एस्टेरॉयड का बेल्ट है। बट कभी एस्टेरॉयड एस्टेरॉयड टकरा जाता है या फिर एस्टेरॉयड से कोई और डेब्रिस टकरा जाता है, तो क्या होता है, इसी ये टकराने के बाद ये हैवी स्पीड से वो आता है, एंड देन ग्रेविटेशनल फोर्स जो रहता है अर्थ का वो उसको पुल करके अर्थ और भी अंदर ले आता है, उसको मेटियोर्स कहा गया है। ये कैसे बनते हैं, ड्यू टू कोलाइजन ऑफ एस्टेरॉयड्स विद वन अनदर, ठीक है। मीटियर्स स्मॉलर साइज का जनरली रहता है और इसमें हीट प्रोड्यूस हो जाता है क्योंकि वो बहुत स्पीड से आता है। कोई भी चीज बहुत स्पीड से आएगा तो एयर का जो रेजिस्टेंस होता है उससे वो आग आग जल जाता है, एंड देन अर्थ का सरफेस में आता है वो, ठीक है। तो इसको जनरली हम लोग हिंदी में कहते हैं टूटता हुआ तारा। तो वो टूटता हुआ तारा नहीं है, वो मिटियोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट, मिटियोर्स क्या है, बहुत बड़े हैं और ये बर्न बर्न नहीं हो पाता है कंप्लीटली, इसीलिए कभी कभार वो अर्थ का सरफेस में भी आके लैंड कर जाते हैं और तब उसको मिटियोराइट्स कहा जाता है, ठीक है। छोटे छोटे मिटियोर्स जो जो जल जाते हैं और जल जाने के बाद वो अर्थ सरफेस तक नहीं पहुंच पाते हैं। बट कई मिटियोराइट्स, कोई मिटियोर्स ऐसे हैं जो कि पूरा बर्न नहीं कर पाते हैं और आकर के जमीन में पृथ्वी के ऊपर सरफेस में गिर जाते हैं और वो वहां पे गड्ढा कर देते हैं। तो जो भी ऐसा मिटियोर्स है जो कि जमीन पे आके गिरता है उसको मिटियोराइट्स कहा गया है, ठीक है। सबको का यही यही मानना है कि मिटियोराइट्स जो है वो एस्टेरॉयड बेल्ट में ही उनका जन्म होता है, ठीक है। हम लोग ये पढ़े हैं कि दो एस्टेरॉयड्स, दो पत्थर जो है वो टूट जाते हैं, टूटने के बाद मीन्स कोलाइड करने के बाद वो क्या होता है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो धरती की ओर खींचा चले आता है एंड देन वो सरफेस की ओर आगे बढ़ता है। तो ये है मिटियोर्स एंड मिटियोराइट्स। चलिए अभी देखते हैं कॉमेट्स के बारे में। कॉमेट्स क्या है, कॉमेट्स जनरली हम लोग कह सकते हैं विजिटर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम के विजिटर, सोलर सिस्टम के गेस्ट जो कहते हैं उसको कॉमेट कहा जा सकता है। कॉमेट का नाम जो डिराइव किया गया है वो लैटिन वर्ड्स टेला कॉमेटा से डिराइव किया गया है। इसका मतलब हेयरी स्टार, हेयरी स्टार मतलब बाल वाला तारा कह सकते हैं। और ये बहुत कम दिखाई देता है, प्लस अनप्रेडिक्टेबल बॉडीज है, मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि ये लोग कहाँ से आ गया। कॉमेट्स मूव अराउंड द सन इन रेगुलर ऑर्बिट्स, तो ये रेगुलर ऑर्बिट्स में मूव करता है, बट इनका जो ऑर्बिट है ये इलोंगेटेड एलिप्सिस है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि हंड्रेड्स, it takes them hundreds and sometimes even thousands of years to complete one revolution around the sun। तो एक एग्जांपल है दोस्तों अपना हेलिस कॉमेट, अगर आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो इसका रिसर्च करिए, शायद 2074 में फिर से ये दिखने वाला है, बट एक बार रिसर्च कर लीजिए, हो सकता है ये टाइम पीरियड में भी गलत हो सकता है। हेलिस कॉमेट, ठीक है, शायद 74 ईयर्स या फिर 75 ईयर्स में ये एक बार देखने को मिलेगा अर्थ से, ठीक है। बट क्योंकि इनका इलोंगेटेड एलिप्सिस है देन इसीलिए इनको हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। कोई इलोंगेटेड इलिप्स है, ठीक है, तो रिवॉल्व अराउंड द सन के लिए उनको, वन रिवॉल्यूशन के लिए उनको थाउजेंड ऑफ ईयर्स भी लग सकता है। कॉमेट्स जनरली देखा जाए तो वो फ्रोजन गैसेस से बने हुए हैं, ठीक है। किससे बने हुए हैं, फ्रोजन गैसेस विच होल्ड देम टुगेदर रॉकी एंड मेटेलिक मटेरियल। तो कॉमेट किससे बना हुआ है दोस्तों, कॉमेट्स बना हुआ है फ्रोजन गैसेस से। तो गैस जम गया है, ठीक है, तो गैस जब जम गया उसके अंदर बहुत सारे रॉकी और मेटेलिक मटेरियल उसके अंदर रह गए हैं। कॉमेट तभी विजिबल होता है जब वो सन के नजदीक जाता है। ये चीज जानना जरूरी है कि कॉमेट्स नॉर्मली ऐसे ही विजिबल नहीं होते हैं, बट जब ये सन के नजदीक जाते हैं तो ये रिफ्लेक्ट होते हैं। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये हमको दिखता है। बट कॉमेट अगर देखिए तो कॉमेट के पीछे एक पूंछ रहता है इस तरह का, ठीक है। वो पूंछ क्या है, जब आइस मेल्ट होता है और गैस बन जाता है, गैस एंड डस्ट जो है वो पूंछ की तरह, आइस मेल्ट होता है तो उससे जो गैस और डस्ट निकल रहा है वो उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करता है, तो वही उसको पूंछ की तरह दिखता है। तो टेल ऑलवेज पॉइंट अवे फ्रॉम द सन, टेल जो है वो सन की अवे तरफ ही है, इसीलिए क्योंकि so when it is traveling away from the sun it is led by its tail, ठीक है। तो जब भी वो सन के पास जा रहा है, मान लीजिए कॉमेट कहीं भी मूव हो रहा है, तो जब भी वो सन के पास जा रहा है, सन का जो रेडिएशन है, सन का जो गर्म है, उससे वो पूंछ क्या है वो मेल्ट होके ऑपोजिट विपरीत दिशा में उसको दिखता है, ठीक है। और जब भी ये सन से दूर जाता है, जब भी ये सन से दूर जाता है तब कैसा लगता है कि पहले पूंछ चल रहा है उसके बाद कॉमेट जा रहा है। जब ये सन का नजदीक जाता है तब तो ठीक है, तब तो ठीक है कि ये कॉमेट इधर है तो ये ऐसे जा रहा है, बट कभी कभार ये ऐसे भी हमको दिखता है। तो हमेशा ये जानना जरूरी है कि उसका दिशा जो है हमेशा अवे फ्रॉम दी सन है।
आइए कॉमेट्स के कुछ फीचर्स के बारे में हम लोग देखते हैं कि उसका क्या क्या फीचर्स है। पहला फीचर देखा जाए तो उसका लॉन्ग लुमिनस टेल है जो जो विच एमिट्स लाइट, तो वो लाइट देता है। मगर ये तभी विजिबल है जब कॉमेट का ऑर्बिट जो है सन के नजदीक से जाता है, सूरज के प्रकाश से ही वो विजिबल हो पाता है। जब कॉमेट सन के पास आता पहुंचता है तो आइस मेल्ट हो जाता है और एक हेड ऑफ गैस बनता है जिसको कोमा कहा गया है। ठीक है, सन का जो रेडिएशन है सिर्फ दिस इनटू अ गैस टेल। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो सन का जो रेडिएशन है उससे क्या होता है, गैस टेल बनता है। ठीक है, इस तरह का टेल बनता है कॉमेट का। डस्ट पार्टिकल आर ऑल्सो स्वेप्ट बैक टू फॉर्म अ डस्ट टेल। तो कहीं ना कहीं गैस टेल के साथ उसका डस्ट भी रहता है, तो उसको डस्ट टेल कहा गया है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में, जहां हम लोग स्टार्स और कॉन्स्टेलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक टेक अ ब्रीफ लुक, थोड़ा सा इसको स्टडी कर लीजिए। थैंक यू।